नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। और महात्मा गांधी ने कभी यह सोचा नहीं था कि वह जिस केस के सिलसिले में जा रहे हैं उस केस को खत्म होने के बाद अफ्रीका में उनका रहना होगा, और शायद यही हुआ भी। जब अफ्रीका से गांधी की विदाई हो रही है, सेठ अब्दुल्ला ने उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। उस रात्रि भोज में वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनका जो अनुरोध है उसको गांधी ने स्वीकार कर लिया है। और वह अनुरोध क्या है? वह अनुरोध अफ्रीका में रह रहे हिंदुस्तानियों के मताधिकार को छीने जाने के लिए जो नया कानून आ रहा है, उस कानून के विरोध में लड़ने को लेकर के वहां के व्यापारी गांधी का साथ चाहते हैं। और महात्मा गांधी ने बिना किसी फीस के इस उनकी जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि उन्हें फीस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समाज का काम कर रहे हैं। समाज का काम करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का आर्थिक मूल्य की जरूरत नहीं है। अब यह फैसला हो चुका है कि गांधी भारत न जाकर के वहीं दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में बसेंगे और भारतीयों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, भारतीय के जो मताधिकार छीने जा रहे हैं, उसका विरोध करेंगे। और गांधी के नेतृत्व में वहाँ के जो स्थानीय भारतीय हैं वो इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। गांधी इस संबंध में लिखते हैं कि 1893 में हाजी मोहम्मद हाजी दादा नेटाल के हिंदुस्तानियों के सबसे प्रिय और अग्रणीय नेता थे। वह मुख्य आदमी थे, पर वे और दूसरे लोग सार्वजनिक कामों में सेठ हाजी मोहम्मद को ही पहला स्थान देते थे। इसलिए उनके सभापतित्व में अब्दुल्ला सेठ के घर एक सभा हुई। उसमें फ्रेंचाइज बिल का विरोध का निश्चय लिया गया। स्वयंसेवकों के नाम लिखे गए। इस सभा में नेटाल में पैदा हुए हिंदुस्तानियों को, अर्थात ईसाई नौजवानों को भी इकट्ठा किया गया था। मिस्टर पॉल डरवन की अदालत में दुभाषीय थे, मतलब ट्रांसलेटर थे। मिस्टर सुभान गॉडफ्रे मिशन के स्कूल के हेडमास्टर थे। वे भी सभा में उपस्थित रहे और उनके प्रभाव से उस समाज के नौजवान भी अच्छी संख्या में उस सभा में आए। वहां आए सभी स्वयं सेवक थे और व्यापारी तो अधिकतर थे ही। उनमें से जानने योग्य नाम हैं सेठ दाऊद मोहम्मद, मोहम्मद कासिम, कमरुद्दीन, सेठ आदमजी मियां खां, कोल नंदावेलू, पिल्लय, सी लच्छीराम, रंगस्वामी पड़ियाची, आमद जीव इत्यादि। तो ये वो लोग हैं जो उस सभा में प्रमुखता के साथ उपस्थित हुए हैं। पारसी रुस्तम जी तो थे ही। कारकू समाज में पारसी मानेक जी, जोशी, नरसी राम वगैरह, दादा अब्दुल्ला इत्यादि बड़ी फर्मों के नौकर थे। इन सबको सार्वजनिक काम में सम्मिलित होने का आश्चर्य हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक काम के लिए न्योता भेजे जाने और उसमें हाथ बटाने का उनका यह पहला अनुभव था। उपस्थित संकट के सामने
नीच ऊंच, छोटे बड़े, मालिक नौकर, हिंदू मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, मद्रासी, सिंधी आदि भेदभाव समाप्त हो चुके थे। सब भारत के संतान और सेवक थे। जिस तरह यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को एक साथ लाया और उनके नेतृत्व में लोग एक साथ आए, वैसे ही यह एक्सपेरिमेंट जो है महात्मा गांधी पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कर चुके हैं। जब वहां पे मताधिकार की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए वो सारे लोगों को एक साथ लेकर के आए। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि बिल का दूसरा वाचन हो चुका था। उस समय धारा सभा में किए गए भाषणों में यह टीका थी कि इतने कठोर कानून का भी हिंदुस्तानियों की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है। यह हिंदुस्तानी समाज के लापरवाही और मताधिकार का उपयोग करने की उनकी अयोग्यता का प्रमाण है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं सभा की वास्तु स्थिति समझ गया था और मैंने बाकी लोगों को भी समझाई। पहला जो काम था वह यह सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भी भेजा और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मिस्टर एस्कम्ब को भेजा गया। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन का मुलतवी रहेगी। यह जानकर सभी खुश हुए। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि प्रार्थना पत्र तैयार किया गया। उसकी 3 प्रतियां भेजनी थी। प्रेस के लिए भी प्रतियां तैयार करनी थी। प्रार्थना पत्र जितनी मिल सके उतनी सहियां लेनी थी और यह सारा काम एक रात में पूरा करना था। शिक्षित स्वयंसेवक और दूसरे लोग लगभग सारी रात जागे। उसमें अक्षर लिखने वाले मिस्टर आर्थर नाम के एक वृद्ध सज्जन थे। उन्होंने सुंदर अक्षरों में प्रार्थना पत्र की प्रति तैयार की। दूसरों ने उसकी दूसरी प्रतियां भी तैयार की। एक बोलता जाता और 5 लिखते जाते। यो एक साथ 5 प्रतियां लिखी गई। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी अपनी गाड़ियों लेकर अथवा अपने खर्च से गाड़ियां किराए पर लेकर सहियां लेने के लिए निकल पड़े। प्रार्थना पत्र गया, अखबारों में छपा, उस पर अनुकूल टीकाएं हुई और इसका असर धारा सभा पर भी हुआ। उसकी खूब चर्चा भी हुई। प्रार्थना पत्र में दिए गए दलीलों का खंडन करने वाले उत्तर दिए गए, पर वे देने वालों को भी लाचार जान पड़े। बिल को पास हो गया। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सबको यह समझे कि हम एक कौम है। केवल व्यापारी संबंधी अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि कौम के अधिकार के लिए भी लड़ना हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपेन उपनिवेश मंत्री थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थी। यह काम एक दिन में तो हो ही नहीं सकता था। स्वयंसेवक नियुक्त हुए और सब काम निपटाने का जिम्मा दिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला मैं वो सब पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम सभी एक प्रकार के मताधिकार का प्रयोग करते हैं।
सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यावहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 ही सहियां हुई। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियां प्राप्त हो गई। इतने समय नेटाल में 10 सहियां प्राप्त की गई। इसे पाठक छोटी मोटी बात ना समझे। सहियां समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे काम से अपरिचित थे। निश्चय यह था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है, इसे जब तक समझ न ले तब तक सही ना ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयंसेवक को भेजकर ही सहियां प्राप्त की जा सकती थी। गांव दूर दूर थे, इसलिए अधिकतर काम करने वाले लगन से काम करें, तभी ऐसा काम शीघ्रता पूर्वक हो सकता था। ऐसा ही हुआ। इसमें सबसे उत्साह पूर्वक काम किया गया। काम करने वालों में सेठ दाऊद मोहम्मद, पारसी रुस्तम जी, आदमी मियाँ खां और आदम जीवा की मूर्तियां इस समय भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं। ये खूब सहियां लाए थे। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी लेकर दिन भर घुमा करते थे और किसी से जेब खर्च भी नहीं मांगा। दादा अब्दुल्ला का घर धर्मशाला अथवा सार्वजनिक स्थान बन गया था। पढ़े लिखे भाई तो मेरे पास ही बने रहते थे। उनका और अन्य काम करने वालों को भोजन दादा अब्दुल्ला के घर ही होता था। इस प्रकार सब बहुत खर्च में उतर गए। अर्जी गई। उसकी 1000 प्रतियां छपवानी थी। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहला बार परिचय हुआ। मैंने जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था, उतनों को अर्जियां की प्रतियां भेज दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय अग्रलेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्ष के नेताओं को भेजी गई थी। वह लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बंधी कि बिल मंजूर ना हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं, ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और नेटाल में ही स्थानीय रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने उन सबको अपनी कठिनाइयां बताई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने यह माना था कि घर अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा ऐसा घर मैं साल में 300 पाउंड खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूं। और मैंने वहां वालों को यह सूचना दे दी। साथियों ने दलील देते हुए कहा, पर इतनी रकम आप सार्वजनिक काम के लिए लें, यह हमें पोसा सकता है और इसे इकट्ठा करना हमारे लिए आसान भी है। वकालत करते हुए आपको जो मिले सो आपका। मैंने जवाब दिया, मैं इस तरह पैसे नहीं ले सकता। अपने सार्वजनिक काम की मैं इतनी कीमत नहीं समझता। मुझे इसमें कोई वकालत तो करनी ही नहीं है। मुझे तो लोगों से काम लेना होगा। उसके पैसों में कैसे ले सकता हूं? फिर मुझे सार्वजनिक काम करने के लिए आपसे पैसे निकलवाने होंगे। अगर मैं अपने लिए पैसा लूं तो आपके पास से बड़ी रकम निकलवाने में मुझे संकोच होगा और आखिरी हमारा नाव अटक जाएगा। समाज से तो मैं हर साल 300 पाउंड से अधिक ही खर्च कराऊंगा। पर हम आपको पहचानने लगे हैं। आप कौन अपने लिए मांगते हैं? आपके रहने का खर्चा तो हमें देना ही चाहिए।
यह तो आपके स्नेह और तत्कालिक उत्सुकता बुला रही है। यही उत्साह और यही स्नेह सदा बना रहेगा, यह हम कैसे मान लें? मौका आने पर मुझे तो कभी कभी अपनी कड़वी बातें भी सहनी पड़ेगी। दशा में मैं भी आपके स्नेह की रक्षा कर सकूंगा या नहीं, सो तो दैव ही जाने। पर असली बात यह है कि सार्वजनिक सेवा के लिए मुझे पैसे लेने नहीं चाहिए। आप लोग वकालत संबंधी अपना काम मुझे देने के लिए वचनबद्ध हो जाएं तो उतना मेरे लिए बस है। शायद यह भी आपके लिए भारी पड़ेगा। मैं कोई गोरा बैरिस्टर तो हूं नहीं। कोर्ट मुझे दाद दे या न दे, मैं क्या जानूं? मैं तो यह भी नहीं जानता कि मुझे कैसे वकालत हो सकेगा। इसलिए मुझे पहले से वकालत का मेहनताना देने में आपको जोखिम उठानी है। इतने पर भी अगर आप मुझे वकालत का मेहनताना देंगे तो वह मेरी सार्वजनिक सेवा के कारण ही माना जाएगा। इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि कोई 20 व्यापारियों ने मेरे लिए 1 वर्ष का बरसान बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और इस तरह मैंने नेटाल में ही बस गया। तो महात्मा गांधी नेटाल में बस चुके हैं और वो इसलिए कि हिंदुस्तानियों के अधिकार छीने जा रहे हैं और वहां रह रहे हिंदुस्तानी व्यापारियों ने विशेषकर उनसे आग्रह किया है। महात्मा गांधी बार बार एक बात कह रहे हैं कि सार्वजनिक सेवा के लिए वे कोई पैसे नहीं ले रहे और अपने खर्च के लिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए वो बैरिस्ट्री का काम वहां पे करेंगे और उन्हें काम मांगते हुए किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी भी नहीं है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जिस केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस केस के खत्म होने पर वो वहां पर हिंदुस्तानियों की स्थिति में सुधार के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी आवाज को और मजबूत बनाने के लिए, उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में बस गए। आगे देखेंगे कि नेटाल में क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।